Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss one of the most important topic of first year chemistry, that is Lee-Chatelier principle. ली-शैडले प्रिंसिपल क्या होता है? जिस तरीके से कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम सिस्टम के ऊपर इसकी स्टडी करेंगे आज हम लोग। तो इनिशियली सबसे पहले हमारे पास ली-शैडले प्रिंसिपल इंट्रोडक्शन। एक साइंटिस्ट ली-शैडलियर ने इक्विलिब्रियम स्टेट में जो केमिकल सिस्टम में जो चेंजेस वैल्यूज होते हैं उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। किस चीज की कंडीशन? कंसंट्रेशन की, टेम्परेचर की, प्रेशर की, वॉल्यूम या फिर कैटलिस्ट की। इसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। अब उस डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम को किस तरीके से इक्विलिब्रियम में लेके आए और वो क्या फेवरेबल कंडीशन होंगी जिस पर हमें प्रोडक्ट ज्यादा हासिल हो या फिर रिएक्शन सिर्फ क्या हो फॉरवर्ड। ठीक है, तो वो आज कंप्लीटली डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। तो इनिशियल यहां पर ली-शैडलियर ने जो फैक्टर जिसकी वजह से किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है उनकी स्टडी की। तो अकॉर्डिंग टू ली-शैडलियर प्रिंसिपल, इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब बाय सम चेंज, द सिस्टम विल शिफ्ट सो एज टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट इज कॉल्ड ली-शैडलियर प्रिंसिपल। सिंपल वर्ड में ली-शैडलियर एक आसान सी बात बोल रहा है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, अगर एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है और उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया जाए कुछ चेंजेस करने पर, तो जो हमारे पास अनबैलेंस फोर्सेस हैं या हमारे पास जो आपके पास इफेक्ट है किस चीज का, या तो वो होगा कंसंट्रेशन का इफेक्ट, या तो वो होगा प्रेशर का इफेक्ट, या तो वो होगा कैटलिस्ट का इफेक्ट, या तो टेम्परेचर का इफेक्ट। इसमें से मतलब कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट अनबैलेंस फोर्सेस या स्ट्रेस। जब भी हम किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम पर स्ट्रेस या कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं वही कोशिश करेंगी कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, या तो उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगी, या तो वो किसी और पोजीशन पे जाके इक्विलिब्रियम हासिल करेंगी। कोई और पोजीशन क्या होगी? मे बी फॉरवर्ड रिएक्शन, मे बी बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां पर जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या चीजें होती हैं? यहां पे क्या हमारे पास कांस्टेंट्स या स्ट्रेस, जिसकी वजह से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। तो हमारे पास टोटल 4 हैं। नंबर 1 इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कहेंगे एक्टिव मास, कहेंगे की बात है कंसंट्रेशन या फिर सिंपल एक्टिव मास। सेकंड टेम्परेचर, थर्ड प्रेशर, फोर्थ वन इज कैटलिस्ट। इन तमाम कांस्टेंट में याद रखिएगा कैटलिस्ट नॉन डायरेक्शनल फैक्टर है। कैटलिस्ट का ताल्लुक रिएक्शन की डायरेक्शन से नहीं है, ये रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड में चेंज नहीं करेगा, बल्कि रिएक्शन को ये स्पीड अप करेगा या स्लो डाउन करेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इसका ताल्लुक डायरेक्शन से नहीं है। तो कैटलिस्ट इज अ नॉन डायरेक्शनल फैक्टर, व्हाइल कंसंट्रेशन मतलब एक्टिव मास, टेम्परेचर एंड प्रेशर all are the directional factors, directional constant। तो दोबारा रिपीट करते हैं इस चीज को। अकॉर्डिंग टू ली-शैडलियर प्रिंसिपल, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उस सिस्टम पे कोई अनबैलेंस फोर्स, स्ट्रेस या कांस्टेंट अप्लाई किया जाए, तो वो सिस्टम उसके इफेक्ट को या तो कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा या तो फिर किसी और डायरेक्शन में जाके इक्विलिब्रियम हासिल करेगा। इसकी स्टडी किसने की? ली-शैडलियर ने। अब बहुत सारी हमारे पास जो थ्योरी थी वो ये थी कि जो एप्लीकेशंस हैं ली-शैडलियर की, वो 2 एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास हैबर-बॉश प्रोसेस है और दूसरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। तो ये बारी बारी डिटेल में दोनों की स्टडी कर लेते हैं। और इसमें एक चीज पता होना चाहिए, हम सिर्फ स्टडी करेंगे फेवरेबल रिएक्शन। फेवरेबल रिएक्शन क्या होता है कि वो क्या कंडीशन होगी जिस पर सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कैसा हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। और दूसरी बात,
मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल हो। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रीज की ये ख्वाहिश होती है कि वो क्या ऑप्टिमम कंडीशन रखी जाए जिस पर मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट हासिल हो। तो आज हम वही एप्लीकेशंस ऑफ ली शैडले प्रिंसिपल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ ली शैडले प्रिंसिपल। देयर आर टू एप्लीकेशन जो कि हमारे कोर्स में शामिल है। नंबर वन इज हैबर्ट-बॉश प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एंड सेकंड वन इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ SO3 या सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग दोनों स्टडी करते हैं। तो नंबर वन स्टडी करने के लिए जा रहे हैं हम लोग फर्स्ट हैबर-बॉश प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। पहले केमिकल रिएक्शन लिखते हैं इससे जरा गौर से भाई। When nitrogen reacts with hydrogen, it is a reversible chemical reaction to form ammonia. This reaction is exothermic in nature because large amount of heat involved in this chemical reaction. And nickel or platinum used as catalyst. अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। 236 अमोनिया, 326 अमोनिया, 2 नाइट्रोजन बैलेंस। तो हमें ये इक्वेशन गिवन है। अब हमें सिर्फ फेवरेबल रिएक्शन यहां पर डिस्कस करने कि वो क्या कंडीशन रखें उन कांस्टेंट की। नंबर वन एक्टिव मास, सेकंड हमारे पास टेम्परेचर, थर्ड प्रेशर और कैटलिस्ट। तो नंबर वन पढ़ते हैं ए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और एक्टिव मास। तो अगर हम जरा गौर से इक्वेशन को देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं टोटल, 4 मोल्स, और प्रोडक्ट के कितने, 2 मोल्स। तो इसकी जनरल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जरा। रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट को डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। तो इसमें हमारे पास दो फेवरेट कंडीशन है। नंबर वन, बाय इंक्रीजिंग एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और बोथ। अगर हम रिएक्टेंट की एक्टिव मास को इंक्रीज कर दें, मतलब या तो हम नाइट्रोजन के एक्टिव मास को इंक्रीज कर दें या तो हाइड्रोजन के एक्टिव मास को इंक्रीज कर दें या दोनों की एक्टिव मास को इंक्रीज कर दें, ऐसा रिजल्ट रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? रिएक्शन मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड में क्यों जाएगा? इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए, टू अचीव इक्विलिब्रियम, एंड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, इसका मतलब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या चीज है? अमोनिया ज्यादा होगा। तो इसको हम लोग दोबारा जरा एक नरेशन पढ़ लेते हैं। बाय इंक्रीजिंग एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्शन मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव या टू अटेन इक्विलिब्रियम एंड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। अब अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में इक्वेशन के अंदर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया गिवन है तो उसको इस तरीके से रीड आउट कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन और एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन और एक्टिव मासेस ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स, रिएक्शन मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम एंड मोर अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। तो ये तो हमारे पास हो गया इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। और अगर हम देखें तो ये फर्स्ट कंडीशन पढ़ ली हमने। सेकंड क्या है? बाय डिक्रीजिंग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट को कम कर लिया हम तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी? बाय डिक्रीजिंग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज अमोनिया, सेम एज इट इज reaction move towards forward direction to attain equilibrium and more product, that is more ammonia will be formed। तो बहुत ही आसान सी बात है यहां पर। क्या भाई?
कि अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है हम वो साथ साथ बाहर निकाल रहे हैं तो आने वाले रिएक्टेंट को स्पेस मिलेगी, वो आपस में रिएक्ट करके दोबारा क्या बनाएगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बाहर निकाल दे जाएंगे और प्रोडक्ट और हासिल होता रहेगा। तो सिंपल वर्ड में, बाय डिक्रीजिंग एक्टिव मास ऑफ अमोनिया दैट इज प्रोडक्ट, reaction move towards forward direction to achieve equilibrium and more product that is more ammonia will be produced। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या इफेक्ट ऑफ एक्टिव मास के लिए हमारे पास दो फेवरेबल कंडीशन थी जिस पर प्रोडक्ट ज्यादा हासिल होगा या फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। वो कौन सी थी? अगर रिएक्टेंट की एक्टिव मास को इंक्रीज कर दें तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और अगर प्रोडक्ट की एक्टिव मास को डिक्रीज कर दें तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और उसके नतीजे में हमें अमोनिया ज्यादा हासिल होगी। अब सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। तो सेकंड रिएक्शन इज, सेकंड कांस्टेंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमें पता है कि डेल्टा एच नेगेटिव है। सिंस डेल्टा एच नेगेटिव which shows that reaction is exothermic in nature। क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, जो क्या जाहिर कर रही है, जो ये जाहिर कर रही है कि रिएक्शन का आपके पास नेचर क्या है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव ही शो कर रही है कि रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है, और हमें फेवरेबल कंडीशन याद होनी चाहिए। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड होता है, वाइल एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड होता है। सो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर reaction move towards forward direction to achieve equilibrium and more ammonia that is more product will be formed। क्योंकि रिएक्शन में डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू ये जाहिर कर रही है कि रिएक्शन की नेचर कैसी है, रिएक्शन की नेचर है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? टेम्परेचर को कम करना। बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन हमें जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा, और हमें मोर प्रोडक्ट दैट इज मोर अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि भाई आपको इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, एक्टिव मास और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड आपके पास कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नाउ द थर्ड कांस्टेंट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ने से पहले चीजें देखते हैं जरा यहां पर। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं टोटल? 4 मोल्स, और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2 मोल्स। प्रेशर में से 3 कंडीशंस होती हैं। प्रेशर का इफेक्ट देखा जाता है 3 कंडीशन के लिए, ए, बी, सी। मे बी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले देखना पड़ेगा जो हमारा रिएक्शन है वो किस कैटेगरी में लाइज कर रहा है। वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है कि रिएक्टेंट के मोल ग्रेटर है किससे? प्रोडक्ट से। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी में लाइज कर। तो पहले लिखेंगे हम लोग यहां पर, सिंस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इट मींस दैट हमेशा यहां पर देखें अगर रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है। एक बार और याद रखिएगा, प्रेशर का इफेक्ट होता है, प्रेशर का जो इफेक्ट है वो होगा लार्जर वॉल्यूम से स्मॉलर वॉल्यूम की तरफ। मैं फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात ही कर रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो प्रेशर का इफेक्ट होगा रिएक्टेंट के ऊपर, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रेशर का इफेक्ट होगा प्रोडक्ट के ऊपर। जिस पर इफेक्ट होगा उस पर प्रेशर ज्यादा करने पर रिएक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्टेंट में प्रेशर डालेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट साइड पर। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे, हम प्रोडक्ट पे प्रेशर डालेंगे तो वो रिएक्टेंट साइड पे जाएगा, दैट इज बैकवर्ड।
अगर रिटर्न प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल हैं तो प्रेशर डजंट हैव एनी इफेक्ट, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर क्या है हमारे पास, हमने लिखा सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इट मींस दैट अब क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे, किरण प्रेशर बढ़ाएंगे। सो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने में क्या होगा, रिटर्न में प्रेशर बढ़ेगा तो रिटर्न किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज प्रोडक्ट साइड के ऊपर। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, पहले लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, हेंस by increasing pressure reaction move towards forward direction to achieve or to attain equilibrium and more ammonia, more product will be formed। क्योंकि रिएक्टेंट के मोल्स यहां पर ज्यादा थे प्रोडक्ट के मोल से, तो प्रेशर हमेशा इफेक्ट करता है हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की तरफ। तो यहां पर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं, तो प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट पे इफेक्ट होगा, और रिएक्टेंट कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किसमें चेंज होगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो सिंपल सी बात लिख दी हमने यहां पर कि सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम एंड मोर प्रोडक्ट, दैट इज मोर अमोनिया विल बी फॉर्म। प्रेशर का इफेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स लास्ट कांस्टेंट, दैट इज catalyst. Last constant, that is effect of catalyst, effect of catalyst, effect of catalyst में हम देखेंगे catalyst is a non-directional factor, non-directional constant। मल्टीपल चॉइस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फैक्टर जो होता है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो कर देता है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। कैटलिस्ट, दो सब्सटेंसेस व्हिच ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट आर कॉल्ड कैटलिस्ट। वो तमाम चीजें जो कि रेट ऑफ रिएक्शन में हिस्सा लिए बगैर रेट ऑफ रिएक्शन का टाइम या तो कम कर दें या तो ज्यादा कर दें, वो कैटलिस्ट कहलाती हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं इनहिबिटर, रिटार्डर। ठीक है, तो कैटलिस्ट के अंदर हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा पॉजिटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल करें, सिंस इन दिस केमिकल रिएक्शन निकल यूज्ड एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। इस केमिकल रिएक्शन में निकल को इस्तेमाल किया गया एज पॉजिटिव कैटलिस्ट विच डिक्रीज टाइम ऑफ रिएक्शन, क्या एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम करेगा, एंड इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। और क्योंकि रिएक्शन जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या कर देगा, इंक्रीज। तो इसका मतलब कि कैटलिस्ट एक नॉन डायरेक्शनल कैटलिस्ट है। यहां पर हम निकल इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट टाइम ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को फर्स्ट एप्लीकेशन जो थी ली शैडलर की वो समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सिंपल आता है फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। Now we are going to move towards second application of Lee-Shadler principle, that is contact process. Contact process एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से दोनों इंपॉर्टेंट है। हेबर-बॉश प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन दिस केमिकल रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन in the presence of V2O5 vanadium pentoxide to form sulfur trioxide. This reaction is also exothermic in nature because delta H is negative. Large amount of heat evolve in this chemical reaction.
बैलेंसिंग के लिए हमने यहाँ पर 2 3 6 बैलेंस कर लिया। 6 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो 6 ऑक्सीजन हो गए। ये क्वेश्चन क्या होगा, इस बैलेंस। अब यहाँ पर एक चीज चेक करें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 3 मोल्स, और टोटल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 2 मोल्स। अब हमें रिएक्शन करना बड़ा ही आसान हो जाएगा और फैक्टर को एक्सप्लेन करना। अब अगर गौर से देखें, इनकी तमाम कंडीशन मिल रही है हैबर-बॉश से। अगर आप लोगों के हैबर-बॉश समझ में आ गया है तो आप लोग इजीली इन तमाम फैक्टर को दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं हैबर-बॉश इनटू कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नंबर 1 स्टार्ट देते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। नंबर 1 इज इफेक्ट ऑफ concentration or active mass। बिल्कुल सेम एज इट इज, रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट के मोल्स कम है तो प्रोडक्ट कम है। तो यहां पर 2 कंडीशन फेवरेबल। नंबर 1, बाय इंक्रीजिंग एक्टिव मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन, और बोथ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन या दोनों की एक्टिव मासेस बढ़ाने पर रिएक्शन मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अचीव इक्विलिब्रियम एंड मोर सल्फर ट्राइऑक्साइड विल बी फॉर्म। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, बाय डिक्रीजिंग active mass of sulfur trioxide, that is product, reaction move towards forward direction to achieve equilibrium and more sulfur trioxide will be obtained। किसी का सवाल होगा कि भाई SO3 को कम कर दें तो SO3 ज्यादा कैसे हासिल होगा। बहुत ही आसान सी बात है, जैसी SO3 कंटेनर में बनेगा प्रोडक्ट साइड पर, हम उसको प्रोडक्ट को बाहर निकाल देंगे तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगी, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आएगा। अगर प्रोडक्ट बाहर निकाला नहीं गया तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगा, और बैकवर्ड हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। हम चाहते हैं कि हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। सेकंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकंड देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जरा गौर से देखें, दिस केमिकल रिएक्शन इज एक्टोथर्मिक इन नेचर। क्यों? डेल्टा एच चेंज ऑफ एंथैल्पी नेगेटिव है। सिंस रिएक्शन इज एक्टोथर्मिक इन नेचर, सिंस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, सो बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हासिल होगा, और मोर सल्फर डाइऑक्साइड एंड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का था तो टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड या प्रोडक्ट ज्यादा हासिल होगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स थर्ड फैक्टर, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमने लास्ट टाइम हैबर-बॉश प्रोसेस में देखा, 3 कंडीशंस थी। मे बी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, moles of reactant is less than moles of product, or both moles are equal। तो यहां कंडीशन एप्लीकेबल कौन सी है? Since moles of reactant are greater than moles of product, इसका मतलब reactant के मोल ज्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल कम है। तो प्रेशर का इंपैक्ट कहां पर होता है? हायर वॉल्यूम पर। किस पे करेंगे भाई? रिएक्टेंट के ऊपर। सो बाय इंक्रीजिंग pressure, reaction move towards forward direction to achieve equilibrium and more sulfur trioxide will be formed। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा है और हमें ज्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट हासिल होगा, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड।
उम्मीद है कि आप लोग को इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आ गया होगा, और अगर रिलेट करेंगे आप लोग इसको किससे, हैबर-बॉश प्रोसेस से, तो और आसानी हो जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स लास्ट फैक्टर, दैट इज इफेक्ट ऑफ catalyst. Same as it is previous, which we have already been discussed in Haber-Bosch process. In this chemical reaction, vanadium pentoxide, that is V2O5, vanadium pentoxide used as positive catalyst, which decrease time of reaction and increase rate of reaction. कैटलिस्ट ऐसी सब्सटेंस होती है जो कि रिएक्शन में बगैर पार्टिसिपेट किए रिएक्शन के टाइम को या तो इंक्रीज करती है या डिक्रीज। कैटलिस्ट का काम करता है, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो इनइफेक्टिव कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन में कन्वर्ट करवाएगा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा, टाइम ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है एज पॉजिटिव कैटलिस्ट व्हिच हैज एबिलिटी टू डिक्रीज टाइम फॉर रिएक्शन एंड इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। उम्मीद है कि आप लोगों को ली-शैडलियर प्रिंसिपल के दोनों एप्लीकेशन समझ में आ गई होंगी। अगर इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग एप्लीकेशंस ऑफ ली-शैडलियर प्रिंसिपल, दैट इज हैबर-बॉश प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, देन आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर वीडियो की शक्ल में या फिर आप लोगों को कमेंट्स के अंदर बता दें कि भाई क्या मसले हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन होंगे इन तमाम चीज़ों के। जब तक हम लोग फिर ये कि बाकी न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई क्यूरी इसके अंदर है तो आप लोग उससे यकीनन सवाल जरूर करें। जब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।